चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को इकोनॉमी का ऋषि मुनि बताया, लेकिन साथ ही उन्हें कर्तव्य की याद भी दिला दी। नोटबंदी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख कंपनियों का गोलमाल पकड़ा गया है। आखिर किसी ने तो गड़बड़ करने में इनकी मदद की होगी। साफ इशारा सीए बिरादरी की ओर ही था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों से सरकार सख्ती से निपटेगी और 2 ही दिन बाद सीएज के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई भी शुरू हो गई। ऐसे में क्या वक्त आ गया है जब सीएज को जाग जाना चाहिए? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन आइए पहले देख लें कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या क्या कहा। अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आपने क्या काम किया? सही किया, गलत किया? देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया? 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है। 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। तो रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। इसके अलावा सरकार ने 37,000 से 38,000 से ज्यादा सेल कंपनियों की पहचान ऑलरेडी कर ली है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी। क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं? उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? सीए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआर का काम आप ही करते हैं, कैरिकुलम आप ही बनाते हैं, एग्जाम आप ही कंडक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी आप ही बनाते हैं और गुनहगार को सजा भी आप ही की इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है? नई दिशा, नई गति, नया उमंग, आओ हम चल पड़े और देश के सामान्य मानवी को एक इस ईमानदारी के उत्सव में जोड़े। इसी पर आज चर्चा करेंगे और आवाज अड्डा पर आज हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। आज हम पूछ रहे हैं, क्या सीएज पर सख्ती से टैक्स चोरी रुक जाएगी? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 टाइप करें। आवाज अड्डा पर इस बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ जो लोग शामिल हैं वो मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी की इकोनॉमिक सेल के हेड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इसके अलावा सेबी के पूर्व ईडी JN गुप्ता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पूर्व चेयरमैन R प्रसाद, कॉरपोरेट वकील सुनील जैन, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट मनोज फडनीस हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों को मैं बता दूं कि हमारा शुरुआती टिप्पणी 1-1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का समय होता है। अपनी टिप्पणी इस वक्त में खत्म कर देंगे तो चर्चा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
और ये समय खत्म होने का एक इंडिकेशन आपको आता है, थोड़ी सी बीप बजती है और उसके बाद एक बजर आता है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आर प्रसाद साहब आपके साथ। ये जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है, आप सीबीडीटी के चेयरमैन रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से ये बात चर्चा में चलती रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं सीए बिरादरी के लिए, लेकिन साथ में जो उसके अंदर छिपी हुई चेतावनी थी और उसके बाद जो एक्शन भी हो गया, उससे लगता है कि एक तरह से बीमारी की नब्ज पकड़ ली उन्होंने कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मदद कर रहे थे, इसलिए काला धन फैलना आसान हो जाता था। इस बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? और दूसरा, इन मददगारों के कुछ मददगार आपके डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। यह बात भी कही जाती है कि अगर इनकम टैक्स के अफसरों की मिलीभगत न हो तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और इस तरह काले धन का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। इसमें ऐसा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन या हर एक समुदाय में कुछ ब्लैक शीप रहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी कुछ ब्लैक शीप है। सब तो ऐसे नहीं है, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन में, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, पैसा भी कमाया, उसमें कुछ गलत काम भी हुआ। इसी तरीके से इन्होंने बहुत से कंपनियां खोल रखी हैं। अब क्योंकि वन सॉलिड डज नॉट मेक अ समर का स्टोरी है कि 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट में खराब हैं तो सभी खराब हो गए, लेकिन कुछ तो खराब ही हैं, ये तो मानना पड़ेगा। चाहे डॉक्टरी हो, चाहे वकालत हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी प्रोफेशन में कुछ ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने किया और उन्होंने बहुत पहले 1980 1990 में इन्होंने बहुत कंपनियां भी चालू की, जो कंपनियां आज यूज़ हो रही है इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा 3 लाख कंपनियों को डी रजिस्टर कर दिया गया, तो बहुत सी कंपनियां उसमें हैं जिन्होंने बिजनेस ही नहीं शुरू किया और रिटर्न भी नहीं फाइल करते थे, तो उनको हटा दिया गया। तो और इसमें जहाँ तक आयकर विभाग का सवाल है, इसमें आयकर विभाग में भी जैसे हर एक समुदाय में कुछ ब्लैक शीप रहते हैं, तो आयकर विभाग में कुछ हो सकते हैं, लेकिन अभी इसका कुछ ऐसा कोई खास पता नहीं चला जी। मैं जयन गुप्ता साहब, आप जो प्रधानमंत्री ने कहा, और आप क्योंकि आप इन्वेस्टर एक्टिविज्म में काफ़ी काम करते हैं, आप इस तरह के घटनाओं को देखते हैं जहां कंपनियों के अंदर गड़बड़ हो रही है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जो चेतावनी दे रहे हैं वो सिर्फ टैक्स इवेजन तक सीमित है या और बड़े दायरे में जाती है, जो सीएज के और काम होते हैं, और फिर ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी, जो दूसरे प्रोफेशनल जिस तरह के कामों में लगे हुए हैं उन तक भी एक्सपैंड होती है? देखिए, पहले तो मैं बोलूं कि ये आप प्रधानमंत्री की चेतावनी को बिल्कुल लिमिटेड मत समझें। प्रधानमंत्री का जो मैंने जितना भी मुझे समझ में आया है, ही वांट्स टू क्लीन द सिस्टम। अब उस सिस्टम क्लीनिंग में चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे कोई भी आता हो उस सिस्टम में, क्योंकि हम सब लोग इको सिस्टम का पार्ट हैं, तो उन्होंने ये मैसेज दी है एक छिड़के। और आप देखिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होता है एक बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वो बेवकूफ़ किस्म के लोग बनते हैं, सब बहुत समझदार लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। और दूसरा है कि हम लोग एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं कि जहाँ पे हर एक को ये है कि गलत करो तो कुछ होगा नहीं। प्रधानमंत्री का ये जो स्टेप है, ये माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर करने का है कि देखो, अगर गलत करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें क्या होगा कि जो लोग मजबूरी में गलत करते हैं, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मैं कल देखता हूं कि मेरा दोस्त जो है वो तो गलत करता है, उसको पैसा मिलता है और उसको पैसा भी बना रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। तो अगर मैं फेंस सिटर हूं, मेरे प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं भी अपने दोस्त की राह पे चले जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ये फेंस सिटर हैं, जितने भी ये लोग हैं जो कंपटीशन प्रेशर की वजह से होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत वेलकम करेंगे कि कम से कम ये स्वच्छ एनवायरनमेंट होगा। और मेरा ये कहना है कि वो जो टैक्स वाले साहब बोल रहे थे कि ये सिर्फ बहुत कम लिमिटेड है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में जो इन्वेस्टर बाजार में नहीं आता है, वो सिर्फ उसका बहुत बड़ी रीज़न ये है कि उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो नंबर देखता है, जो बैलेंस शीट देखता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, वो कितना सही है।
और जिस दिन हम इन्वेस्टर के दिमाग में ये डाल देंगे कि हाँ जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही है, तो आप विश्वास मानिए कि बहुत इन्वेस्टर मार्केट में आएगा और इसमें इकोनॉमी का बहुत भला होगा। तो ये लॉन्ग टर्म भले के लिए ये सब, चाहे सीएस हो, चाहे सीए हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे रेगुलेटर हो, सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि प्लीज वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड क्लियर एंड फेयर मैनर। अगर आप जहां पे भी गड़बड़ करोगे तो लॉ की आंख ऐसी है कि आपको पकड़ेगा और एक्शन होना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 25 लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कुछ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, ये 25 लोग एक तरह से सिस्टम का मजाक सा बना हुआ कह सकते हैं आप, अगर लंबे दौर में देखें इसको। सुनील जैन साहब, आप क्योंकि टैक्स कॉर्पोरेट लॉयर हैं, आपने इस तरह के काम काफ़ी देखे हैं, आपकी नज़र से गुजरे हैं, बड़े बड़े जालसाजियों के केस भी आपने देखे हैं। आपके हिसाब से जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो निशाना किसकी ओर है, कितना गंभीर बात है जो वो कह रहे हैं, और इसका असर कितना होगा? क्या इस तरह की चेतावनी सीधे असर करेगी या इसके आगे और कुछ टाइट करने की जरूरत है सिस्टम? देखिए आलोक जी, एक बात ये होती है कि क्या प्रोफेशनल बॉडी के रूप में पूरे के पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के ऊपर इस तरह से आक्षेप लगाया गया है या बहुत थोड़े से लोग इसमें शामिल हैं? मैं समझता हूं कि अब अगर प्रधानमंत्री जी को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देने की ज़रूरत पड़ी है तो निश्चित रूप से एक सिग्निफिकेंट नंबर प्रोफेशनल्स जो हैं वो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से शामिल हैं, और इसलिए उसको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के तहत एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज अगर आप देखें तो पूरा जो मैकेनिज़्म है वो इंस्टीट्यूट में, जिस तरह से आपने अपने पैकेज में भी दिखाया कि सारे के सारे मामले सर्टिफिकेशन के, सिलेबस के, किस तरह से मेंबर क्वालिफाई होगा, मेंबरशिप के रूल्स किस तरह से होंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरह से होगा, ये सब कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कवर करता है। और इसमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की भागीदारी बहुत लिमिटेड है। अगर मैं यूं कहूं कि अब समय यह आ चुका है कि सीए, जिसको हम जनरली ऑडिट करने वाले के रूप में जानते हैं, तो अब सीए का ऑडिट भी करने का समय आ गया है। तो उस संदर्भ में भी एक पीयर रिव्यू का मैकेनिज्म अवेलेबल है। एक्सटर्नल एजेंसीज ये नहीं देखती हैं कि सीए ऑडिट का काम किस तरह से हुआ, बल्कि आपके समकक्ष जो प्रोफेशनल्स हैं वही इस सब चीज़ों को देखते हैं। उसी तरह से मैं समझता हूं कि डिसिप्लिनरी और रेगुलेटरी एक्शन जो है उसके लिए एक काम करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को उसमें आगे आना होगा और उस पर काम करना होगा। जी, मनोज फडणवीस साहब, आप आईसीएआई के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, जाहिर है इस वक्त भी आप उस काउंसिल के अहम मेंबर्स में से एक हैं, तो आपके हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको आपकी बिरादरी कैसे ग्रहण कर रही है और इसके आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशन, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात का स्वागत करते हैं कि जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं या जो टैक्स चोरी में सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जो हमारी इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी मैकेनिज़्म है, ये अपने आप में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो संसद द्वारा पारित एक कानून है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़े दिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं हमारी काउंसिल का एक पूर्व सदस्य हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ, और अभी जो काउंसिल है उसका मैं सदस्य नहीं हूँ। तो जो आंकड़े माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए वो मुझे जानकारी नहीं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन 2006 से 2006 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था और उसके अंतर्गत जो अभी डिसिप्लिनरी सिस्टम लागू किया गया है उसमें वर्ष 2015-16 में ही, जब मैं इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था और डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था, तो 35 से 35 केसेस में तो हमने पनिशमेंट 15-16 में दिया था। अभी तक 250 से ज़्यादा केसेस में लोगों को पनिशमेंट हो चुकी है।
तो जो टैक्स इवेजन करेगा उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात जनरलाइज नहीं होनी चाहिए कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका स्वागत है, लेकिन इसको सही परिप्रेक्ष्य में ही हमें समझना चाहिए। जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात तो साफ कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे सीए ऐसा करते हैं। उन्होंने ये कहा वो वक्त आ गया है कि आप अपनी बिरादरी में छिपे ऐसे लोगों की पहचान करें। ये हमने जो अभी सुनवाया उसमें भी वो बोले हैं। शरद कोहली, आप एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कैसे देखते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे? खास तौर पे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण पे वहां बहुत जमकर तालियां बजी उस आयोजन में। जी हाँ आलोक, देखिए 2,72,000 की सीए कम्युनिटी इस टाइम है, बल्कि 2,75,72 आप कह लीजिए। उसमें से आलोक करीब 1,20,000 से थोड़ा ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो जब नोटबंदी हुई उस समय उन प्रैक्टिसिंग सीएस के पास नॉन स्टॉप टेलीफोन आए। प्रधानमंत्री जी की इस बात से मैं सहमत हूं। उसमें से देखिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये एक पुरानी कहावत है। पर यह भी तो सच है कि उस मछली को यदि ढूंढा जाए उस तालाब में तो 2,72,000 का तालाब, बल्कि 1,20,000 का तालाब, कोई इतना बड़ा तालाब नहीं है कि उसमें वो मछली नहीं ढूंढी जा सकती। तो मैं कुछ चंद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वजह से, कुछ चंद प्रोफेशनल्स की वजह से सारे प्रोफेशन को बदनामी मिले, ये बात ना तो प्रोफेशन को ही स्वीकार है और ना ही प्रधानमंत्री जी को स्वीकार है। ये बिल्कुल उन्होंने, बल्कि अपने भाषण में, मैं सुन रहा था, मैं वहीं पर था, उन्होंने ये बोला कि अभी मैं जिस हॉल में ये भाषण दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें से कोई भी इस हॉल में आके नहीं बैठा हुआ है। तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया, स्वयं ही कह दिया, जिस बात को मनोज भी कह रहे हैं और हमारे बाकी साथी भी पैनल पे कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से सारा प्रोफेशन तो बदनाम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दायरा नहीं। और प्रधानमंत्री जी की भी यही विचारधारा थी। प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों ने नोटबंदी में ऐसी कंपनीज को बनाने में सहयोग दिया, जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग दिया, जिन लोगों ने उल्टा सीधा काम करने में सहयोग दिया, क्या उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हां, पहुंचा जा सकता है। तो इस पे मैं, आप अगला जब मेरा राउंड आएगा तो मैं उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। आपका बजर बज गया है। जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और साथ में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। जो सवाल अभी शरद कोहली उठाते उठाते रुके हैं वो सवाल भी जायज है। और एक सवाल और उठ रहा है कि आप किसी के बर्थडे में जाते हैं और वहां उसकी बुराइयां गिनाएं, क्या ये अच्छा लगता है? ये इस आयोजन में, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी का बर्थडे था, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट डे था, वहां जाकर प्रधानमंत्री जी ने कुछ ज्यादा खरी खरी नहीं सुना दी। और इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या वो एक कठोर संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री का जब से वो सत्ता में आए 2014 से, एक मुख्य उद्देश्य था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, काले धन को खत्म करना है। और यह एक मैंडेट था जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का इलेक्शन मैंडेट था, जिसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया और बहुत तेजी से किया। उन्हें लगता है और हम सबको भी लगता है कि देश में भ्रष्टाचार जो है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हमारे देश में जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें व्याप्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं खत्म होंगे और जो टैक्स कंप्लायंस है उसमें भी खत्म नहीं होंगे। तो उसका यह मानना, यह सारे हम लोग भी मानते हैं कि जो इकोनॉमी है जिसमें टैक्स कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसको आत्मनिरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अब यहाँ बात है कि वह स्ट्रॉन्ग मैसेज था, उस स्ट्रॉन्ग मैसेज को किस तरह से ले। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी कम्युनिटी में, मैं भी वहाँ था, मैं प्रैक्टिस तो नहीं करता, लेकिन वहाँ पे सब लोगों ने उसका स्वागत ही किया था। लेकिन कुछ बातें जरूर उसमें कुछ लोगों के दिल में लग गई और मुझे लगता है कि यही प्रधानमंत्री चाहते भी थे कि लोग आत्मनिरीक्षण कब शुरू करते हैं, जब कोई उनको झटका लगता है, और यह एक बहुत बड़ा झटका है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये केवल इस प्रोफेशनल कम्युनिटी को कहा क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म था, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर 3 लाख कंपनियां थी तो वो 3 लाख आरओसी को सब पता होना चाहिए था, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी उसमें पूरी तरह से, उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को साथ में लेके, उन लोगों को अलग अलग मैसेज दे के प्रधानमंत्री का जो इमोशनल अपील थी उसको उसी
पक्ष में देख के निरीक्षण भी करेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा हार्श था, लेकिन वो एक झकझोरने वाला एक वो था जिसके लिए देख के हमें चलना चाहिए। लेकिन एसआरओ जितने भी हैं उन लोगों को इस देश में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑटोनॉमी अगर अपनी रखनी है, मेंटेन करनी है, तो सेल्फ डिसिप्लिन और एक कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं लैकिंग वहां पे थी, उसको अब लोग ठीक करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। जी, आपने ये महत्वपूर्ण बात पे खत्म किया कि एसआरओ जितने हैं उनको अगर अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखनी है तो उन्हें थोड़ा अपने कामकाज पे गंभीरता से नजर रखनी होगी। जयंत गुप्ता साहब, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इस बात पे बहुत सवाल उठते हैं और ज़्यादातर जब कोई गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं तो उसमें ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी कई बिरादरी हैं जहां सब कुछ रेगुलेशन खुद ही होता है और सीएज उसमें से एक हैं। इसको एड्रेस करने का कोई तरीका है और क्या वो वक्त आ गया है जब इसको सीरियसली एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के 3 लेग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। नाउ ये जो हम लोगों ने क्या किया है कि सीए इंस्टीट्यूट हैं, चाहे सीएस इंस्टीट्यूट हैं, चाहे मेडिकल काउंसिल है, हमने इसमें तीनों रोल एक ही को दिए हुए हैं। वो एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो लेजिस्लेटिव भी हैं, वो जुडिशरी भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये 3 इंपॉर्टेंट रोल एक ही आदमी को, एक ही इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, तो उनको अपने सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर करनी पड़ेगी, जो हमारे यहाँ लैकिंग है। दूसरा जो भी बात हो रही थी कि ये सिर्फ टैक्स की चोरी का मामला है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। टैक्स की चोरी एक बहुत छोटा सा मामला है। मामला जो है बड़ा है अकाउंट की हेरा फेरी का। जो जितनी भी एंट्री पास होती हैं, जो पैसा इधर से उधर जाता है, जो बैलेंस शीट में नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है, ये मामला वहाँ का भी है। तो मेरा ये कहना है। और दूसरे जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बर्थडे के दिन ये बोला, देखिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं देखने पड़ा है कि वो आपके बर्थडे में आया, किस में आया है। अगर उसको देश सुधारना है तो वो चाहे कोई भी ओकेजन वो अपनी बात कहेगा। तो मेरा तो बिल्कुल ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि सीए में नहीं है, सारी चीज़ों में है। चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, सब जगह ये प्रॉब्लम है। और हमको प्रॉब्लम होलिस्टिकली करनी पड़ेगी। सिर्फ एक आदमी को ठीक करने से सिस्टम ठीक नहीं होगा। जी, सुनील जैन, ये जो बात जैन गुप्ता साहब ने कुछ और नाम गिनाए, मुझे लगता है वकीलों के पेशे में भी यही है। खास तौर पे जो पूरा वो फॉर्मेट है उसमें पूरे में ही रेगुलेशन का तरीका, जिस पे कई बार सरकार और अदालत के बीच में भी टकराव चलता है। इस तरह के सिस्टम का क्या इलाज है जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग बॉडीज हैं जो खुद अपने को रेगुलेट करती हैं? कभी कोई बहुत बड़ा मामला हो जाता है तब वो पकड़ा जाता है, फिर उस पर हल्ला मचता है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गंभीर चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और जो बाकी बॉडीज हैं उनको भी ये सुनकर जागना चाहिए? डेफिनेटली वो एक गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाकी बॉडीज़ को भी जागना होगा। जैसे आपने सीएस इंस्टीट्यूट का जिक्र किया या आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट का जिक्र हुआ या मेडिकल काउंसिल का जिक्र हुआ। निश्चित रूप से जो ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला ये बनता है जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चार्टर के तहत, एक 1949 के एक्ट के तहत अपनी ड्यूटीज़ पूरी करता वक्त अगर कहीं उसमें कुछ कोताही बरतता है या सर्टिफिकेशन का काम या ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम, टैक्स से रिलेटेड रिटर्न्स फाइलिंग और उसमें टैक्स ऑडिट का काम में अगर कहीं कोई ढील बरती जाती है तो उसमें फिर डेफिनेटली एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला बनता है। और वो जब हम पूरी तरह से इन एजेंसीज के सामने आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सीए इंस्टीट्यूट को बताता है कि देखिए भाई आपका मेंबर क्या कर रहा है। अगर सेबी और दूसरे रेगुलेटर्स के सामने आता है तो वो भी सीए इंस्टीट्यूट को बताते हैं, मगर उसमें जो डिस्पोजल रेट है उसके आंकड़े कल आपके सामने आए हैं। तो उसमें डेफिनेटली इस सारे मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूट और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स जितने भी प्रोफेशंस का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं उनसे बाहर ले जाना होगा। वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को डील करने के लिए एक डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन से लोग बैठे और इसको एक रेगुलेटर के रूप में चलाएं, प्लस उसमें एक सेकेंड लेवल अपीलेट मैकेनिज्म हो और फिर उसके बाद अपील जो है, जैसे हमारे सभी सेक्टर्स में आजकल रेगुलेटर और एक अपीलेट बॉडी रहती है, उस तरह से फिर इस मैकेनिज्म को लगा के और फिर आगे हमारे जुडिशियल प्रोसेस हायरार्की में ये मामले फिर सुप्रीम कोर्ट जाने चाहिए।
तो एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से डील करने के लिए ट्राइब्यूनल के लिए अब हमारे को सबको मिलकर काम करना होगा, और इसमें जितने भी बिजनेस सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उनकी भागीदारी रेगुलेटर लेवल पे हो, और किस तरह से जो जानकार लोग हैं और 10-10, 20-20 साल से प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं वो किस तरह से मेंबर के रूप में और एपिलेट मेंबर्स के रूप में काम करें, उस सारे सिस्टम को हमें देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि हम इसको एक बहुत ही लिमिटेड और अपवाद के रूप में ना देखें। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के मामलों पर और बाकी इकोनॉमिक मामलों पर पकड़ है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करके और काफ़ी सारी बातों को एक साथ जोड़कर कंपनीज जिस तरह से बंद की गई हैं उसमें भी कुछ इंडिकेशन है। हम जब कंपनीज खोलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी कंपनीज कुछ एंट्रीज, सेल परचेज की एंट्रीज और कुछ इधर उधर घुमाने के लिए भी कंपनियां, कोई पब्लिक ग्रुप, कोई बिजनेस ग्रुप 10-20 कंपनी खोलता है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो ऑडिट फंक्शंस की तरफ इशारा करते हैं, लिस्टेड कंपनीज की तरफ इशारा करते हैं जब वो कहते हैं कि गरीब विधवा अपना पैसा लगाती है या कि एक रिटायर्ड आदमी अपनी सेविंग्स लगाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ हम डेट स्पेस में लिस्टेड सिक्योरिटीज की और इक्विटी स्पेस में लिस्टेड सिक्योरिटीज और जिस तरह से लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया जा रहा है उसके संदर्भ में भी वो क्लियरली बात कर रहे थे। तो वहाँ हम सबको ये देखने की जरूरत है कि किस तरह सिस्टम को हम एक्सटर्नलाइज करें और ब्रॉड बेस करें। जी शरद कोहली, ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने, बही को सही करना, और वो बही को सही करने वाले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स, उसमें भी सीए शामिल होते थे, इन लोगों को कहा है। लेकिन जब ये काम होता है, जो भी लोग इस बिरादरी में करते हैं, उसमें साथ में सरकारी अफसरों की मिलीभगत बड़े पैमाने पर होती है, ऐसा पब्लिक मानती है। आप क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, आप इस तरह की एडवाइजरी देते हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी कंपनियों को भी एडवाइस करते हैं, आपके अनुभव क्या हैं? क्या ये काम सिर्फ सीए को टाइट करके रुक सकता है या इसके लिए सिस्टम में और भी पेंच है जिन्हें टाइट करना पड़ेगा? आलोक, देखिए, पहले हम मामला लेते हैं भ्रष्टाचार का। आपने जो प्रश्न पूछा उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। तो भ्रष्टाचार का जब कोई मामला होता है तो भ्रष्टाचार के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला। तो आप अगर कोई सीए मान लीजिए किसी दीवार को रिश्वत देना चाहे तो मैं पूछना चाहूंगा क्या वो दे पाएगा? तो आपने जो प्रश्न उठाया ये तो स्वयं में ही उत्तर भी है कि इसमें बगैर मिली भगत के तो ये काम हो ही नहीं सकता। दूसरा, मैं दो मुद्दे आलोक और उठाना चाहूंगा इसमें, इसी से संबंधित है कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम उनके माइंडसेट में अगर जाएं, मैं बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलता हूं जिन्होंने नई नई प्रैक्टिस शुरू करी है, हम उनके माइंडसेट में जाए कि क्या वो चीज है जो इनको इस तरफ बढ़ाती है कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आके उनको ये लुभावना देता है कि साहब मैं आपको इतनी फीस दूंगा, आप मेरा ये उल्टा सीधा काम कर दीजिए, जैसे कि कंपनी बनाई पीछे नोटबंदी के दौरान कंपनी बनी वगैरह वगैरह। तो नोटबंदी के दौरान पहले तो मैं इस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बैंकर्स का और बैंक के उन चंद अफसरान का, जैसे हम चंद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं, चंद बैंक के अफसरान का बहुत बड़ा रोल था नोटबंदी को कुछ हद तक पीछे धकेलने में। अगर उसके उद्देश्य से वो दूर गई तो बैंकर्स का भी उतना ही रोल था। आपने जो प्रश्न पूछा उसी से संबंधित है। मैं जो पॉइंट उठाना चाह रहा था वो ये उठाना चाह रहा था कि एक विदेशों में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं, सीपीएस होते हैं या सीएस होते हैं, उनके यहाँ केवाईसी नॉर्म्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, जिसको हम कहते हैं नो योर क्लाइंट। कोई भी विदेश में आप यूके, यूएस जाइए, वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट को नहीं लेगा अगर उसको पूरी तरह से क्लाइंट के बैकग्राउंड की जानकारी नहीं होगी। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट के बैकग्राउंड को ना जानते हुए एक पैसे की हवस में, अपनी प्रैक्टिस को जल्दी जमाने की हवस में वो क्लाइंट को साइन अप कर लेते हैं। अब वो इंडल्ज हो जाते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि साहब ये तो पीछे से मामला कुछ और निकला है, पर तब तक वो उसमें इंडल्ज हो चुके होते हैं, फीस ले चुके होते हैं। एक ये वजह रहेगी। दूसरी वजह आलोक क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं कि सारे जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो फ्रेश फेसेस हैं, उनको एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मिल जाए। अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में कुछ फर्म्स आलोक बहुत बड़ी हैं, कुछ मिडिल साइज हैं, कुछ बहुत छोटी हैं, वन मैन फर्म्स हैं, तो एक बहुत इनइक्वालिटी ऑफ वर्क दिखाई देती है। हालांकि उनका तजुर्बा इस बात से ताल्लुक रखता है, पर अगर ये काम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ ऐसा बंदोबस्त करे कि जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिससे उनको इस तरफ जाना ना पड़े, उनको कोई उल्टा सीधी सोच में अपना दिमाग को लगाना ना पड़े। अगर बराबर काम बढ़ जाए, और इसको अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा कि अगर सब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यंग है, जो खासकर जो पास होके आ रहे हैं, अगर उनका पेड सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू में ही ढंग से भर दे, तो शायद उनका दिमाग
उनकी मदद जो ऐसे लोगों को होती है वो होने की नौबत ही ना आए। ये शरद थोड़ी विचित्र बात लग रही है कि आप जो लोग बहुत तेज दिमाग के होंगे, खास तौर पे ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि वो कुछ दूसरे तरीके से ज्यादा फायदा उठाएंगे। मनरेगा नहीं और है। ये जो गुप्ता जी इस पर कुछ ऐतराज है, उन्हें वो सिर हिला रहे हैं। जैन गुप्ता जी आप बताएं। सर जी जैन ये गुप्ता जी। मनरेगा नहीं है कि हमको मिनिमम एम्प्लॉयमेंट देना है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। नहीं, मनरेगा की बात नहीं हो रही सर, आप उसको एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं उसको। नहीं गुप्ता जी की सुन लें। बिल्कुल, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की बात कर रहा हूं सर। जितने बड़े कंपनियों के काम है, क्या बिग फोर के पास नहीं जाते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोला कि 4 बड़ी फर्म्स हैं और इसकी जगह मैं 8 बड़ी फर्म्स देखना चाहूंगा। क्यों नहीं होती है वो बड़ी फर्म्स? आपको इसका एहसास नहीं है बात का? आप मनरेगा की बात नहीं हो रही है। बात पूरी सुनेंगे तभी बताऊंगा ना। मैं ये बोल रहा बोलना हूँ कि चाहूंगा। जी गुप्ता जी, देखिए सर, ये मैं ये बोल फर्नीस रहा साहब हूँ एक बार गुप्ता जी की बात हो जाए, इसके बाद मैं बाकी लोगों को मौका देता हूँ। जी गुप्ता जी को सुने। मैं बोल रहा हूँ कि दोस्त, कहीं पे भी ये सिस्टम नहीं हो सकता है कि आज जितने भी लोग आए हम उनको कोई मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि उनको काम डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज ये सरकार काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ये काम कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और कहीं ना कहीं तो बिग फोर भी कहीं से स्टार्ट हुए थे। तो अगर हम अपनी कंपनी को, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही ये बोला कि हमको भी अपनी कंपनी को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि हम बिग फोर की जगह बिग 8 कहलाएं। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए, कि वर्क हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि मैं। और दूसरा ये है कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि जिस दिन क्लीन हो जाएगा ये सिस्टम, उस दिन ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हमको काम नहीं मिल रहा है या हम छोटे लोग हैं, तो हम मजबूरी में दूसरी तरह काम करते हैं। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर एक्शन होना शुरू हो गया, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो ऑटोमेटिकली ये इस चीज़ का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। दूसरा जो बात की उन्होंने कि रिश्वत दीवार को नहीं दी जाती है। होता शुरुआत कैसे है कि मैं कंपनी वाले को बोलता हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो स्टार्ट होती कंपनी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की। गवर्नमेंट के पास तो बहुत बाद में जाता है। तो इसलिए जो बोल रहे थे कि सारी सरकारी अफसर इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी अफसर के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं आती है। वो तो अगर 100 केस गड़बड़ होते हैं तो उसमें 5 केस सरकारी अफसर तक पहुंचते हैं, बाकी 95% पहुंचते नहीं, क्योंकि किसके पास टाइम है कि वो सवेरे शाम हर एंट्री देखेगा। तो इशू ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम है। एक सेकंड, आप बात सर आप बोलने दें उन्हें, उसके बाद मैं आपसे आता हूँ। आलोक जी। जी फडणवीस साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। हाँ साहब, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कई एक इश्यूज साथ में लिए जा रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ी गलत बात जा रही है। कोई भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई ऐसा, देखिए सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहते हैं, 3% 4% का रिजल्ट रहता है। इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारी सोसाइटी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, उसको कोई मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की आवश्यकता नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नॉलेज के बेस पे, अपने कार्य क्षमता की बेस पे, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बेस पे अच्छा पैसा कमाता है। उसको किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की या इसकी जरूरत नहीं है। देखिए आपने कई चीजें साथ में देखिए, कई सोसाइटी, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक प्रोफेशन को दोष नहीं देना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात बीच में हुई थी। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949 का, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। उसके अंतर्गत डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। रेगुलेशंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस काउंसिल प्रपोज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। वी वर्क विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, देखिए उसमें बहुत एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा। डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 मेंबर्स हमारे काउंसिल से रहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट उसका चेयरमैन रहता है। 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड रहते हैं। उन 2 मेंबर्स में से एक मेंबर का हर हियरिंग में प्रेजेंट रहना कोरम के लिए आवश्यक है। एक मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा ही, ये कानून में लिखा हुआ है। इसके बावजूद जितने 2006 से जब से ये अभी मैकेनिज्म चल रहा है, हर केस यूनानिमसली पास हुआ है। हर एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें गवर्नमेंट नॉमिनी ने डिसेंट नोट किया हुआ। ऐसा एक भी केस 2017 तक, अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी नहीं होगा।
तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं इट इज जी, मतलब आपका कहना है कि वैसा ऑटोनोमस भी नहीं है कि जैसे कहा जाए कि ये आजाद चल रहा हो और सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कुछ बोलना चाहते हैं। रेगुलेटेड एंटिटी, ये रेगुलेटेड एंटिटी आपका कहना है कि सरकार का रेगुलेशन में दखल है, ऐसा नहीं है कि अपने आप को रेगुलेट कर रही है। जी अग्रवाल साहब, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है हाईली रेगुलेटेड और विद इन द लॉ प्रॉपर प्रोसीजर्स है, इम्प्लीमेंटेशंस उसी हिसाब से चल रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री ने कहा वह चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके कुछ इस प्रोफेशन को लेके का, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे जो प्रोफेशंस हैं या बाकी सारे सिस्टम्स में जो प्लेयर्स हैं वो सारे बिल्कुल पाक साफ है और केवल यही एक कल्प्रिट है। नहीं तो बैंकर्स के बगैर डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम क्यों आती, या फिर जो आरओसी की जो कंपनियों के बारे में बात की वो उसमें आरओसी का इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं देखी, वो आरओसी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर्स में भी करप्शन है। तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका यही कहना है कि पूरा सिस्टम में जहां जहां भी कमियां हैं उन सबको हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के द्वारा अपने को ठीक करना। अगर सीए को बोल रहे हैं तो सीए को अपने तरफ देखना है। अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर बॉल फेंक दूं, इनकम टैक्स ऑफिसर बैंकर के पास फेंक दे, वो आरओसी। ऐसा नहीं है। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना के सेल्फ रेगुलेशन के साथ आत्मनिरीक्षण के साथ हमें राष्ट्र निर्माण में लगना, यह प्रधानमंत्री का इमोशनल अपील है। उसको बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली, जितनी शुरू में उन्होंने कितना कहा कि आपका सिग्नेचर एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो और फिर उन्होंने अगर बिग फोर कंपनी की तारीफ की तो यह भी कोई कह सकता है कि सत्यम वगैरह में अगर जो फ्रॉड हुआ उसमें कौन इन्वॉल्व थे, तो वह देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यह है कि जब एग्जाम्पल देते हैं तो एक पक्षीय एक वक्त पे चलता है और वह एक आत्मनिरीक्षण का संदेश था जिसको लेके चलना चाहिए और उसमें देख के हमें सबको अपने आप को ठीक करना है। प्रोफेशन अपने आप में बहुत एस्टेब्लिश प्रोफेशन है, पूरे वर्ल्ड में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन का नाम है। आज भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तो उसमें इस प्रोफेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको रिकॉग्नाइज किया है प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण में और इतना टाइट कंट्रोल इसकी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म में है। तो पॉजिटिव्स भी हैं और एक आत्मनिरीक्षण का संदेश था, उसको देखना चाहिए। लेकिन अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने कोई भी नहीं मानता कि अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इस पूरे भ्रष्टाचार के जड़ पे कहीं चीज उनका रोल वो है। वो सारे सिस्टम्स को ठीक करके हमें आगे चलना चाहिए। हम लोग तो इसी संदेश को इसी तरह लेके पॉजिटिवली सारे लोग, आज भी काफी चर्चा हो रही है, लोगों को वो इस बात की उसकी महत्व भी समझ में आता है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रोफेशन से जुड़े लोगों को दुख तो होगा ही। अगर कोई अगर किसी बात पे कहेंगे तो दुख होना ही आत्मनिरीक्षण का सबसे पहली मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण स्टेप है। और फडणवीस जी ने बहुत अच्छी तरह से सारी प्रोसेस को बताया है और जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स हैं वगैरह है उसमें चीजें हैं जो इसको ठीक करेंगी। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रोल तो है ही और बहुत सारे ब्लैक शीप्स हैं, उनको रोकना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए यह चीजों को बिल्कुल पॉजिटिव लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जी अग्रवाल साहब, अभी एक वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या सरकार को आईसीआई के कामकाज में और ऐसी दूसरी बॉडीज के कामकाज में दखल देना चाहिए। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या सीएज पर सख्ती से टैक्स चोरी रुक जाएगी। अभी थोड़ा वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आर प्रसाद साहब, आप सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। आपका अपना अनुभव क्या है? आपके हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने कहा है, इससे सीए बिरादरी को इससे क्या टेक अवे लेना चाहिए और वो इसे कैसे लेंगे एक्चुअली? ऐसा है, चाहे सीए रहे, चाहे डॉक्टर रहे, चाहे वकील रहे, चाहे जो भी रहे, तो जैसा समाज रहेगा वैसे
वो इंस्टीट्यूशन में रहेगा, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे लॉयर हो, समाज ही ऐसा है। तो अब आप देखेंगे अभी एक इशू ये आ रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन इंस्टीट्यूट के पास, बार काउंसिल के पास, मेडिकल काउंसिल के पास रहना चाहिए कि नहीं। उसमें ऐसा है कि अगर डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इतनी टेक्निकल पेचीदियाँ हैं, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर को समझ में आएगा, तो डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को रहना उसमें ज़रूरी है उस बॉडी में। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि अलग से होना चाहिए, इस पर बहस हो सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी का है ये बहुत स्लो चलता है और उसमें आप देखेंगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉन्ग रन में बहुत कम ही सज़ा मिलता है। लेकिन कानून बनाने से ये नहीं होगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधर जाएंगे। कानून तो जैसे हत्या करेंगे तो आप जेल जाएंगे, लेकिन कानून बनाने से सुधार नहीं हो जाता है। कानून बनाने से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। जिस चीज़ का खर्चा कम लगता था उसका ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन सख्ती तो लानी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन एक एरिया है जिसमें कि कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। जी, तो आपका कहना है कि जी आप अपनी बात पूरी करें, थोड़ा संक्षेप में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो उसमें अब जैसे टैक्स की चोरी तो एक पहलू है। जैसे लोगों ने कहा पूरे, अगर बहुत सी चोरी ऐसी होती है जैसे बैंक को एक बैलेंस शीट देते हैं, टैक्स को दूसरा बैलेंस शीट देते हैं, तो मैंने पाया कि एक आदमी का एक ही पीरियड के 8 बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाए। तो ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें मिली भगत है चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स पेयर्स का। फायदा दोनों को होता है, दोनों बांट लेते हैं, यही होता है। उसमें सरकार जो है, सरकारी अफसर कहीं पिक्चर में आते हैं। 95% केसेस में सरकारी अफसर को पता ही नहीं रहता। जी, शरद कोहली जी, ये जो प्रसाद साहब कह रहे हैं, और प्रसाद साहब इस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अफसर रहे हैं, तो उनकी बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और आप भी ये मानते होंगे बहुत से काम सचमुच ऐसे होते हैं कि बहुत से लूप होल्स हैं जिनकी जानकारी जिसे होती है वो दूसरे को उसका फ़ायदा करवा देता है, और ज़रूरी नहीं है कि अफसर उसमें मिला हुआ हो। सवाल ये है कि क्या ICAI या ऐसी दूसरी बॉडीज़ के कामकाज में सरकार को कुछ ज़्यादा रोल अपना प्ले करना चाहिए। अब वो रेगुलेशन, और ये भी बात सच है कि हमें अपनी बिरादरी के लोगों की जब हम जांच करेंगे, हम खुद ही सजा देंगे, तो हम थोड़े चाहे अनचाहे शायद मुरवत बरतेंगे, जो कि एक थर्ड पार्टी लॉयर या एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो नहीं बरतेगा। देखिए, ICAI, जैसा कि मनोज ने भी बोला है, ICAI एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन एक्ट है, ये पार्लियामेंट का बना हुआ एक्ट है। ये कोई ऐसे बना हुआ एक्ट नहीं है, पार्लियामेंट से रेगुलेटेड है। और अभी मनोज ने आपको ये भी समझाया कि उसमें कितनी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसकी सेंट्रल काउंसिल, डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे कैसे बनती है। तो वो जो कमेटी बनाई जाती है, जब वो कमेटीज बनती हैं या जो उनको इलेक्ट होके आती है, कुछ कोऑप्टेड होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, तो वो मेंबर्स जो ही एक पार्लियामेंट की तरह है आलोक, पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि इलेक्ट होके आ रहा है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो भी वक्तव्य करेगा, जो भी हरकत करेगा, जो भी एक्शन लेगा, अपने पीछे जो उसके पूरा का पूरा आवाम चल रहा है उसके हित में लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पोजीशन में काउंसिल में बैठ के कोई इस तरीके से बायस दिखाएगा। मैं मनोज की इस बात से सहमत हूं कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, परंतु हाँ, अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि काउंसिल जो है बायस दिखा रही है, कुछ व्यक्ति उसमें इस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष की तरफ अपना बायस दिखा रहे, तो सरकार उसमें इंटरवीन करने का पूरा हक रखती है। और जब प्रधानमंत्री जी के भाषण से ये बात तो बड़ी प्रकट हो ही रही है कि अगर स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट आईना नहीं देखेंगे तो उनको आईना दिखा दिया जाएगा। तो ये तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, मैं जो प्रसाद साहब ने बात कही कि कंपनी और टैक्स पेयर के बीच में मिली भगत करके 95% काम हो जाता है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अगर हम सरकारी अफसरों को क्लीन चिट दे देंगे साहब, वहां किसी का कोई रोल नहीं है, तो ये बात तो सभी जनसाधारण जानते हैं। अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्लीन चिट बिल्कुल नहीं है, क्लीन चिट कतई नहीं है शरद जी, नहीं माफ कीजिए, क्लीन चिट कतई नहीं है, क्लीन वो उसमें शामिल है। पहले कहा गया 95% तो दे ही दी ना आलोक, हमारे अनेक पैनलिस्ट ने कहा कि उसमें बहुत सारे सरकारी अफसरों में भी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में सब नहीं है, कुछ हैं, ऐसे सरकारी अफसरों में भी सब नहीं है, कुछ हैं। लेकिन
मैं आलोक प्रसाद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, और देखिए उन्होंने कहा कि 95% काम जो है वो कंपनी और टैक्स पेयर के बीच में हो जाता है। मैं इस बात पर टिप्पणी कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको क्लीन, मेरा मतलब ये है कि बिना एक पूरा सिस्टम चलता है। जब कोई इस तरीके का काम होता है तो पूरा एक सिस्टम बन के चलता है। हम किसी एक को आइसोलेशन में या किसी को 95% लेके बाकी को 5% में देखें, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और प्रसाद साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे। वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। और पर मैं ये उनको बताना चाहूंगा कि सारा का सारा महकमा जो है वो शायद उनके जैसा ना हो। सभी अफसर, उसमें भी चंद अफसरान ऐसे होते हैं जो कि उनके साथ मिलके और इस तरीके का काम कर देते हैं। जी, जयंत गुप्ता साहब, आप जी, अग्रवाल जी, अग्रवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि जो SRO है, सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है पूरे वर्ल्ड के रेगुलेशंस के अंदर देखें तो यह बेटर मैनेजमेंट का सिस्टम माना जाता है। प्रोग्रेसिव सेगमेंट में SRO की तरफ हम फाइनेंशियल मार्केट्स में भी जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी यह माना जाता है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को, क्योंकि उनमें उस प्रोफेशन को डेवलपमेंट करने का भी एक जज्बा होता है। क्यों ऐसा रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि केवल कंट्रोल कर लो, उस प्रोफेशन को डेवलपमेंट का भी एक रोल होता है जो एक आइसोलेटेड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बॉडी कई बार डेवलपमेंट को नहीं कर सकती। इसलिए सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, उसको मानना चाहिए, समझना चाहिए। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उसमें ठीक है कि उसको आत्मचिंतन करना है तो उसके कई मैकेनिज्म है। जैसे मनोज फडणवीस जी ने कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनी है, उनको और स्ट्रेंथन कर दें, उसको और आइसोलेट कर दें उसकी इंटरफेरेंस से। तो बहुत चीज़ों उसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको कर भी रहे हैं और भी करने का स्कोप है। एक मैं बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स कई बार अपने आप को होली काऊ बन जाते हैं। वह बिल्कुल आज की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्शन बहुत डीप तक घुसा हुआ है, और तभी 192 ऑफिसर सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक्शन लिया है। तो सरकार सभी तरफ से, प्रधानमंत्री जी का यह सब तरह, जब ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं तो उनको भी वो पूरा आईना दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों से जब पार्टी में बात करते हैं उनको भी कहते हैं कि ये ठीक करो, आप हमारी पार्टी में देखो तो हमने कितने सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया है, ऑनलाइन कलेक्शन के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म के लिए। तो एक ओवरऑल पिक्चर के तरफ ही यह बात इंगित करती है। इस प्रोफेशन को कोई आइसोलेटेडली केवल यही एक कल्प्रिट है, बाकी कोई सारा सिस्टम हमारा ठीक है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री का मैसेज भी नहीं था और वह ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। जी, ऐसा अभी कुछ देर पहले हमें खबर मिली है, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ ने ये खबर दी कि ऐसी जानकारी आ रही है कि सरकार अब ऐसा करने की सोच रही है कि ICAI में जो बाहरी मेंबर होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स, उनकी संख्या थोड़ी बढ़ाई जाए और जो सजा के इंतजाम हैं, सजा के प्रावधान हैं, उनको और कड़ा किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ सकता है। प्रसाद साहब, आप जवाब देना चाहते थे? नहीं, इसमें ये बोलना चाहते थे कि सरकारी अफसर के पास बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये जो जी मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं एक सेकंड में। प्रसाद साहब के जवाब सुन लो, बस छोटा सा जवाब प्रसाद साहब संक्षेप में दे देंगे। मेरा ये कहना था, सरकारी अफसर के पास सब ऑडिट नहीं जाता है। हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो उसकी मिली भगत कैसे होगी? तो बहुत कम केस, जैसे इनकम टैक्स अफसर है, 1% केस सेलेक्ट होता है स्क्रूटनी में पूरे हिंदुस्तान में, तो 1% में भी गड़बड़ी हो सकता है, 99% में तो नहीं हो सकता है। तो उसमें मिली भगत कैसे हो सकती है? तो मेरा ये कहना है कि गड़बड़ी मैंने पहले ही कहा था, जैसा समाज रहेगा वैसा सब इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो समाज में जो गड़बड़ी है वो हर एक इंस्टीट्यूशन में रहेगा, चाहे डॉक्टर ही रहे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, चाहे अफसर रहे। तो लेकिन सख्ती करने से क्या सही हो जाएगा? अब चीज़ है कि जैसे लोगों ने कहा सेल्फ रेगुलेशन 1949 का कानून है, बार काउंसिल एक्ट भी 54-55 का है, मेडिकल काउंसिल एक्ट भी 54 उसी समय का है। तो अब कितना समय गुजर गया? अब उस टाइम हम लोगों ने सेल टैक्स लगाया था, उसका वैट लगाया, उसका अब GST लगा रहे, तो एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
तो इस सिस्टम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेल्फ रेगुलेशन जी, आपका कहना है वक्त के बदलते वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर मुसीबत खड़ी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसीबत खड़ी हो गई है। जी, मनोज फडणवीस जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, वक्त कम बचा है। जी सर, बिल्कुल संक्षेप में कहना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि सरकार शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में जो पनिशमेंट दी जा रही है उसको और स्ट्रिक्ट करने जा रही है, तो ये बड़ा इसका स्वागत करते हैं, और जो गलत काम करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। अभी एक बात चर्चा में आई कि शायद हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्लो है। इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब नोटबंदी के वक्त कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कुछ स्टिंग ऑपरेशंस में कुछ सामने आया था कि 5 या 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे पाए गए थे जो गलत काम में इन्वॉल्व थे। आपको ये जान के ताजुब होगा कि 24 घंटे के अंदर उनके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया था नवंबर 2016 में, और 6 महीने के अंदर 5 में से 4 केसेस में उनके अगेंस्ट एक्शन कंप्लीट की जा चुकी है। सो दैट इज़ अ रिकॉर्ड टाइम। दूसरी बात, 2009 में जैसे एक वो सत्यम घोटाले की बात हुई थी, 2009 में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। 3 साल के अंदर 2012 के तक सभी केसेस इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट कर चुके थे। अब उसके बाद एक हायर ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, अलग अलग जगह केसेस हैं, बट जो इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म था उसमें 3 वर्ष में ये सभी केसेस कंप्लीट किए जा चुके थे। अभी प्रसाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज 1% ही केसेस स्क्रूटिनी में आते हैं। अगर आप देखें 1984-85 वो एक ज़माना था जब 100% स्क्रूटिनी असेसमेंट होता था। उसके बाद सरकार ने टैक्स ऑडिट का एक नया प्रावधान लाया, और हम ये मानते हैं कि ये टैक्स ऑडिट होने की वजह से सीबीडीटी अपना स्क्रूटिनी केसेस जो पहले 100% था उसको 1% तक लाने में सफल हुआ है। और भी अच्छे स्टेप्स सीबीडीटी ने और सरकार ने लिए हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का टैक्स ऑडिट भी इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब कुछ एक केसेस को लेकर जनरलाइज करना बिल्कुल सही नहीं है। मैं किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अपवाद हर प्रोफेशन में है, उसके लिए हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जी, सुनील जैन जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, 20 सेकंड में आप अपनी बात कह दें कि जो बहस जितनी चर्चा हुई इससे हम अब कहाँ जा रहे हैं। देखिए, आपने भी अभी एक छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में भी कुछ अपडेट दिया है। मैं समझता हूं कि अगर सब कुछ इतना नॉर्मल है और सब कुछ इतना जनरल है तो मान लीजिए कि ये जो स्टेटस को है ये भी ठीक है, और परसों प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी नहीं हुई है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब समय है कि हम सीरियसली चीज़ों की तरफ देखें और इस मैकेनिज्म को थोड़ा ब्रॉड बेस करें, और ये देखें कि किस तरह से जो थोड़ी सी विडंबनाएं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में है उसको हम दूर कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन और स्विफ्ट डिसिप्लिनरी एक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें किस तरह एक रेगुलेटर क्रिएट कर सकते हैं जो इन सब चीज़ों की तरफ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव तरीके से सब कुछ देखें। जी, अब कार्यक्रम खत्म करने का समय हो रहा है। जो सवाल आज हमने ट्विटर पे आपसे पूछा उस पे जवाब आए हैं। 63% लोगों का मानना है कि सीएज पर सख्ती से टैक्स चोरी रुकेगी। 37% लोग हैं जिनका मानना है कि ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही कि वो पूरी बिरादरी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल साफ था उनके भाषण में, लेकिन उन्होंने गंभीर समस्या की तरफ इशारा किया है। और ये सिर्फ सीए बिरादरी के लिए नहीं, शायद इस वक्त इस देश की हर बिरादरी के लिए, हर तरह के प्रोफेशनल्स के लिए एक खतरे की घंटी है कि अगर आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप रुक जाएं। और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कितने खतरनाक हद तक सेल्फ रेगुलेटरी या आज़ाद हो सकते हैं, खुद मुख्तार हो सकते हैं, इसका उदाहरण देखना हो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया की हालत देखिए, जहां अंत में सरकार को रिसीवर बैठाने पड़े। इसलिए ये वक्त है कि सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर सतर्क हो जाएं और प्रधानमंत्री की बात की भावना को समझें कि अगर इस पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ना है तो सबको अपने कामकाज साफ करने होंगे। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।